नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में उनकी कहानी बकुल फिर आना। तो शुरू करते हैं कहानी। अम्मा, बाहर कोई आया है। नकुल ने आकर सूचना दी तो उनका माथा सलवटों से भर गया। पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें आजकल। खुद तो घर से बाहर निकलती नहीं, पर भूले भटके कोई मिलने भी आ जाता है तो उनका दिल डूबने लगता है। घूम फिर कर वही बातें। साल भर से ऊपर हो गया है, पर लोगों का मातम कुर्सी का शौक अभी उतना ही ताज़ा है, जैसे कसम खा ली हो कि उन्हें कुछ भूलने नहीं देंगे। जा रही हो ना अम्मा? नकुल ने याद दिलाया। जा तो रही हूँ, पर कौन है बताओ? अब खुद ही देख लो न जाकर, मैंने तो पहचाना नहीं। नकुल ने बेजारी से कहा और पढ़ने बैठ गया। पढ़ाई के बीच में उठना पड़े तो वैसे ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है, पर वे क्या करें। वे निमंत्रण देने जाती हैं किसी को। नकुल ने पहचाना नहीं है तो जरूर लड़की वाले होंगे। आजकल हर दूसरे चौथे दिन राहुल के लिए रिश्ते वाले आ जाते हैं। उन्होंने अपनी साड़ी का मुआयना किया, उठकर सलवटें ठीक की और बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आ गई। देखा, कुर्सी पर एक दुबली पतली सांवली सी 17-18 साल की लड़की बैठी हुई है और खिड़की से सड़क का नज़ारा देख रही है। उन्हें देखते ही वो उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, मैं बकुल हूँ। एक तीर सा उनके कलेजे में चुभा और बिंधता ही चला गया। अनगिनत स्मृतियाँ बिच्छू से डंक मार गईं। साल डेढ़ साल से वो ये नाम जुबान पर नहीं लाई थी, पर उससे क्या, अंतस में तो हथौड़े सा वो निरंतर बजता ही रहता था। क्या नाम बताया तुमने? उन्होंने कुछ संभलने के बाद पूछा। नाम तो कुछ भी हो सकता है माँ जी, पर आपके लिए मैं बकुल ही हूँ। लगा जैसे ततैयों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा हो। सांप की तरह फुफकार उठी वे। तो ये बात है। जानबूझकर बड़ी ठसक के साथ उनके पास नई बहू को भेजा गया है कि देख लो, तुमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी, फिर भी हम दुल्हन ले ही आए। बकुल की उस करुण और अकाल मृत्यु पर दोनों लड़के क्रोध से पागल हो गए थे और मरने मारने पर उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया था कि इससे बकुल तो लौटेगी नहीं, कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी चौपट हो जाएगी, सो अलग। लड़के उस समय मान तो गए थे, पर उन्होंने कसम खा ली थी कि अब किसी लड़की को वे घर में नहीं आने देंगे। इसीलिए बिरादरी में हर कहीं वे अशोक का, उसके माता पिता का बखान कर चुके थे। जहाँ कहीं भी बात चलती भड़क पड़ते दोनों। दोस्तों की टोली लेकर पहुँच जाते, समझा बुझाकर या धौंस डपट से रिश्ता तुड़वा कर ही मानते। पर हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी नहीं है। वे लोग भी कम चालाक नहीं थे। ऐसे चुपके से ब्याह कराए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। अखबार में दोनों की फोटो निकली तब जाकर पता चला। सामने खड़ी लड़की को देखा और उन्हें फूल सी बकुल का आग में झुलसा विकृत चेहरा याद आ गया। मन जैसे सुलग उठा। इच्छा तो हुई नकुल से कहें इसे धक्के मारकर निकाल दे, पर मुंह से जहर डूबे स्वर में वो इतना ही कह पाई, तो तुम हो वो? क्या सोचकर शादी की है उस राक्षस से? माँ जी, हिंदुस्तान में लड़कियां शादी करती कहाँ हैं, वो तो हो जाती है। उन्होंने चौंक कर देखा। लड़की का चेहरा हंसमुख था, पर आंखें गहरी झील सी उदास थीं। अब उन्हें यह भी भान हुआ कि लड़की अब तक खड़ी है। बैठो, उन्होंने कहा और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर एक लंबा मौन दोनों के बीच खिंच गया। तब उन्हें लगा कि बात अगर कुछ करनी है तो पहले उन्हीं को करनी होगी। लड़की तो बिल्कुल जरा सी है, शायद बकुल से भी छोटी। घर कहाँ है तुम्हारा? मिर्ज़ापुर। तभी उतनी दूर इसकी काली करतूत के चर्चे नहीं पहुँचे होंगे। यहाँ तो कोई बात नहीं पूछता था। ये बात नहीं है माँ जी, बदनामी तो जंगल में आग की तरह बड़ी जल्दी दूर तक फैलती है। फिर क्या उसी बदनामी के कारण तो शादी संभव हो सकी? मतलब ये कि सस्ते में सौदा पट गया। उन लोगों ने कोई मांग नहीं रखी, शादी में ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया। न गाजे न बाजे, न भीड़ न भड़क्का, न दान न दहेज, तुरंत फुरत सब काम निपट गया। यूं जानबूझकर कोई मक्खी निकलता है? वे अवाक थीं। हम लोग 4 बहनें हैं माँ जी, लड़की ने शांत स्वर में कहा। दोनों बड़ी बहनों को पार लगाते लगाते पिताजी का दीवाला पिट गया। नौकर पेशा आदमी है बेचारे। जायदाद के नाम पर एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। छोटी दीदी की शादी में वो भी रेहन रख देना पड़ा।
ऐसे में अगर एक लड़की सस्ते में निपट जाती है तो क्या बुराई है। वे सिर से पांव तक सिहर उठीं। 10 तोला सोना और 15,000 नगद देने के बाद भी उनकी लड़की को नहीं बख्शा गया था, और इस दुबली पतली नाजुक सी लड़की को खाली हाथ भेज दिया है माँ बाप ने। इस पराये देश में उस पर जो बीतेगा उसको कोई देखने सुनने वाला भी नहीं। क्या सोचने लगी आप? बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया। तुम इन लोगों को अभी जानती नहीं हो। जानकर ही क्या हो जाएगा माँ जी? जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। दान दहेज सुरक्षा की गारंटी तो नहीं दे सकते। ठीक तो कह रही थी लड़की, दान दहेज सुरक्षा की गारंटी कहाँ दे पाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उठी और बीच का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जैसे सफाई देते हुए बोली, मैं तो बूढ़ी हूँ सो जब्त कर गई, पर बच्चे तुम्हें सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है, मैं तो दरअसल राखी के दिन ही आने वाली थी। सोचा मेरे रहते भाइयों की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा पहले माँ से मिलूंगी, माँ अपना लेंगी तो भैया लोग अपने आप माफ़ कर देंगे। नहीं नहीं, माफ़ी किस बात की, तुम्हारा कोई कसूर थोड़े ही है। यही तो मैं कहती हूँ, मेरा कसूर थोड़े ही है। मुझसे क्या नाराज़ रहेंगे आप लोग? उसके भोलेपन पर निहाल हो गई वे। धीरे से पूछा, यहाँ कैसे आईं? घर पर बताया था? मम्मी पापा तो इन दोनों हरिद्वार गए हुए हैं। दोपहर को तो घर पर कोई रहता नहीं। मैरी को साथ लिया और चली आई। उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ी, दूर से ही घर दिखाकर चली गई। तुम्हें डर नहीं लगा? डर कैसा? अपनी माँ के पास आने में कैसा डर? नाराज़ी तो होती हैं आप, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ की गालियाँ लगती थोड़े ही हैं। गदगद हुआ आई वे, मुग्ध भाव से उसे देखती रह गईं। घड़ी ने टन टन कर 4 बजाए और वो उठ खड़ी हुई। चलूँगी माँ जी, अब दफ्तर से लौटें इससे पहले घर पहुँचना है। अशोक से छिपकर आई हो? हाँ, आई तो छिपकर थी, पर अब बता दूँगी। यही मैं कहने वाली थी। महरी कुछ उल्टा सीधा कहे इससे पहले खुद ही बता देना। एकाएक वे इस भोली सी लड़की के लिए चिंतित हो उठी थीं। 1 मिनट रुकना, उन्होंने कहा और दरवाज़ा धीरे से ठेल कर भीतर आ गईं। नकुल ने सिर उठाकर देखा। कौन आया है अम्मा? बड़ी घुट घुट कर बातें हो रही हैं। मन हुआ कि बता दें, पर जब्त कर गईं। इन लड़कों का कोई भरोसा थोड़ी है, जरा से में उबल पड़ते हैं। बेचारी जरा सी लड़की। ये तो गनीमत हुई कि राहुल घर पर नहीं है। वो तो नकुल जैसा सीधा साधा भी नहीं है, फौरन भांप लेता। उस दिन पेपर में फ़ोटो निकली थी, उसने संभाल कर रखी हुई है। कह रहा था किसी दिन रास्ते में नज़र आ गए दोनों तो तेजाब डाल दूंगा मुंह पर। उसके दफ्तर से लौटने से पहले ये जा रही है, अच्छा ही है। वे बाहर आई तो लड़की ने पूछा, ये क्या है माँ जी? कुछ नहीं बेटे, थोड़ा सा शगुन है। पहली बार घर आई हो, मुझे माँ कहकर पुकारा है, खाली हाथ कैसे जाने दूँ? ना माँ जी, आज नहीं। आज तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लूँगी। जिस दिन भैया लोगों को अपने हाथ से टीका करूँगी उस दिन जो भी देंगी ले लूँगी, पर आज माफ़ करें। और वो एकदम पलट कर चल दी। वे घिसट कर दरवाजे तक आईं, तब तक वो सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। वहीं खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी, फिर आना। वो पलटी और हंस दी। उसकी आंखों की कोर गीली थी, पर वो हंस रही थी। हे ईश्वर, ये सदा इसी तरह हंसती रहे। उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, पर उनका जिद्दी मन वहीं देहरी पर खड़ा पुकार रहा था, बकुल फिर आना, फिर आना। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी बकुल फिर आना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति ठीक लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका समय सुंदर हो, शुभ हो, मंगलमय हो।